अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक करते हैं। तर्जमा। अलिफ लाम मीम, वो बुलंद रुतबा किताब कुरान कोई शक की जगह नहीं, इसमें हदायत है डर वालों को। वो जो बेदेखे ईमान लाएं और नमाज कायम रखें और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी में उठाएं, और वो कि ईमान लाएं उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखिरत पर यकीन रखें। वही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और वही मुराद को पहुँचे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट से हम पिछले चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के। अगेन से मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास कुछ वैल्यू एज अ इनपुट होती हैं। जब एक इनपुट को हम एक फंक्शन से गुजारते हैं तो फिर हमें कुछ एज अ वैल्यू आउटपुट मिलती हैं। तो आपके पास जो इनपुट होती है वो आपके पास डोमेन होती है, यानी सेट ऑफ वैल्यू जो हम इनपुट के तौर पे देंगे वो आपके पास डोमेन होगी, और जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो आपके पास रेंज होगी। तो अब अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज करें अगर हमारे पास एक फंक्शन है कि y इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे जो y है ये आपके पास बतौर आउटपुट इस्तेमाल होगा और x आपके पास इनपुट आएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह इंटर करता हूँ 1, 2 और 3, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी। फिर जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो मिलेगी 5, जब 2 पुट करूँगा 10, फिर मिलेगी 15। तो ये आपके पास एक फंक्शन का कंसेप्ट है कि सेट ऑफ इनपुट में जो हम वैल्यू देते हैं वो फंक्शन से गुजरती है और हमारे पास जो वैल्यू आउटपुट आती है वो आपके पास रेंज होगी। यानी जो डोमेन है वो सेट ऑफ इनपुट है, यानी क्या हम इनपुट कर सकते हैं, और रेंज आपके पास आ जाएगी कि हम इसमें आउटपुट क्या पुट कर सकते हैं। तो आप चलते हैं ग्राफ की तरफ, एक एक ग्राफ को रीड करते हैं, देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है, उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। 1 पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले मैं इसमें एक कंसेप्ट आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास एक कंसेप्ट होता है पैराबोलिक इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में हमने बहुत डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं। हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपके पास दो केस होते हैं। अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ जो होता है वो ओपन अपवर्ड होता है, और अगर आपके पास वैल्यू a लेस देन 0 हो, यानी a की वैल्यू नेगेटिव हो, तो जो ग्राफ होता है वो ओपन डाउनवर्ड होता है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो ग्राफ की शेप है वो डाउनवर्ड है, तो आपके पास जो ग्राफ का कंसेप्ट होगा वो डाउनवर्ड के साथ आएगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन आपके पास कुछ इस तरीकाकार से बन रहा है। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू को देखें तो सबसे पहले आपके पास ये कंसेप्ट तो हो गया कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये x², यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे ये डाउनवर्ड नेगेटिव नीचे की तरफ आएगी। साथ आप ये देख सकते हैं जो ग्राफ है वो y में 5 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा -x² प्लस 5। ये आपके पास एक फंक्शन हो गया। थोड़ा सा हम एक दो वैल्यूज़ में इनपुट कर देते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि जो हम फंक्शन ड्रा करना चाह रहे हैं क्या हमारे पास वो फंक्शन बन रहा है। तो इसमें हम पेयर बना लेते हैं, लेट द ऑर्डर्ड पेयर। बस 2-3 वैल्यू हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये x है, ये y है, -2, -1, 0, 1 और 2।
हम इस ग्राफ को ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर बस कैलकुलेटर में पुट करते जाएंगे। सबसे पहले माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट -2 का स्क्वायर +5, तो आपके पास जो पहला आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। पहली वैल्यू आपके पास आ गई है 1। फिर इसी तरीक़ाकार से अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4। फिर अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5। फिर अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये आपके पास फिर आ जाएगा 4। और अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 1। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा -2 से +2 तक। थोड़ी सी हम शेप को क्लियर कर लें, बाकी हमने इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाना नहीं था, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इस ग्राफ को ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि जो फंक्शन हम लेट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। 1 2 1 और 2। और इसी तरीक़ाकार से अगर आप y में वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अगर हम इसको यूँ ड्रा करें 1 2 3 -1 -2। अब अगर आप ये वैल्यू देखें तो क्योंकि मैंने वैल्यू तो बहुत थोड़ी सी लेट की है, -2 पे 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रा कर लें 1 2 3 4 5। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं -2 पे -1, ये -2 है और ये -1 है, ये आपके पास +1 आ जाएगा, यानी ये y की वैल्यू, और यहाँ पे -1 आ गया। फिर x में -1 और y में 4, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये आपके पास आ जाएगा 0 पे 5, फिर ये आ जाएगा 1 पे 4 और 2 पे फिर ये आ जाएगा 1। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये तो ऊपर थोड़ा ग्राफ आपके पास थोड़ा बहुत उन्होंने छोटी वैल्यू से लेट किया हुआ है, तो आप ये देख सकते थे जो ऊपर ग्राफ है आपके पास वो 5 से ही शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे आगे जाने दूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो ग्राफ आ रहा है वो आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है। हमने पहले कहा था कि अगर आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो ये तो आपके पास आ गया है फंक्शन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ये था कि इसमें हम डोमेन में क्या पुट कर सकते हैं। तो डोमेन देखें आपके पास x है, यानी ये x डैश है और ये x है। तो x में अगर हम आगे जो मर्जी वैल्यू पुट करना चाहें x में पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि -∞ लेस देन x, क्योंकि ये x आपके पास इनपुट है, तो ये आपके पास आ जाएगा -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। डोमेन आपके पास होती है इनपुट, और इनपुट को ग्राफ में हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से अब आपके पास आ जाएगी रेंज, तो रेंज आपके पास आउटपुट है। अब देखें, रेंज आपके पास आउटपुट जब आ रही है इस फंक्शन में, तो वो अभी आपके पास, यानी अगर हम सेट इनपुट पे कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं तो आपके पास आउटपुट में -∞ लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, तो ये जो आपके पास फंक्शन बनता है ये आपके पास क्यूबिक फंक्शन बनता है। ये चैप्टर में इसका ग्राफ भी इजीली ड्रा किया हुआ है, वहाँ से भी कंसेप्ट ले सकते हैं। तो चैप्टर के कंसेप्ट की एक अलग से वीडियो भी अपलोड हुई है, आप जाके उन कंसेप्ट को अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा, जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा y=x का क्यूब। ये आपके पास एक क्यूबिक फंक्शन है। तो इसकी भी कुछ वैल्यू हम ले लेते हैं कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर
तो आप वैसे हमने ये कंसेप्ट बनाना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा होता हूँ कि आपके पास जो फंक्शन है उसी तरीक़ेकार से बन रहा है। तो ये ले लेते हैं -2, -1, 0, 1 और 2। तो अगर आप -2 का क्यूब करेंगे आपके पास आ जाएगा -8, -1 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8। तो इसको पहले हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ग्राफ पे ये कुछ वैल्यू जो आपके पास आएंगी, y में आपके पास -8 से +8 तक आ रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 1 2 1 2 -1 और -2, यह आ जाएगा 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। यहाँ पे इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपके पास देखें जो पहली वैल्यू थी वो आपके पास ये थी -2 पे -8, ये -2 है और ये -8 है। ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई है। -1 और ये 0 और 2 के दरमियान में जो 1 आएगा वो कुछ यहाँ पे आएगा, 0 पे 0 फिर यहाँ पे आ जाएगा, 1 पे 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 पे आपके पास था 8, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये आपके पास कुछ इस तरीक़ेकार से वैल्यू आ रही है यूँ, और यहाँ से भी ये इस तरीक़ाकार से। तो आप देख सकते हैं जो ग्राफ की शेप है वो आपके पास इसी तरीक़ाकार से। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये आ गया, फंक्शन हमने लिख दिया है, अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। कंसेप्ट इसमें भी आ जाएगा डोमेन। डोमेन आपके पास आ गया सेट ऑफ इनपुट। तो x की हम कोई भी वैल्यू इसमें फंक्शन में अगर हम इनपुट करना चाहें तो इजीली इनपुट कर सकते हैं। तो आपके पास इसकी भी जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, यानी ये जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो आपके पास ये आ जाएगी। और इसी तरीक़ेकार से अगर हम इसकी रेंज निकालने की कोशिश करें तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो भी आपके पास, यानी जो आउटपुट आ सकती है वो कोई भी वैल्यू आ सकती है y में भी, तो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 3, ये जो आपके पास ग्राफ है इसकी रेसिप्रोकल ग्राफ इसको बोलते हैं। रेसिप्रोकल ग्राफ आपके पास ये होता है कि यानी x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी इसमें ये हो रहा है, देखें अगर आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू कम हो रही है, अगर आप y को बढ़ाएंगे तो ये x की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास ग्राफ होता है ये आपके पास रेसिप्रोकल ग्राफ है। और साथ आपके पास ये चीज़ भी है कि देखें ग्राफ आपके पास शुरू कहाँ हो रहा है, x+2 से शुरू हो रहा है, यानी x से आप आगे देखें तो x की वैल्यू को जब आप देखेंगे तो वो +2 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो गिवन फंक्शन बन रहा है वो आपके पास बन रहा है y = 1/x+2। अब ये x+2 मैंने क्यों लिखा है, मैं पहले इसके ग्राफ को थोड़ी सी कुछ वैल्यू इनपुट करके इस ग्राफ को ड्रा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यह मैंने x+2 क्यों लिखा है। सबसे पहले इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपके पास ये जो एक रेड लाइन मैंने ड्रा की है, इस रेड लाइन से ये मुराद है कि y यहाँ पे अनडिफाइंड है, कहाँ पे, अगर आपके पास x की वैल्यू -2 हो। तो मैंने जो इक्वेशन देखी है आपके पास देखें अगर x+2 है तो ये = 0, x = -2 होगा। यानी अगर आपके पास x की वैल्यू -2 है, यानी इसी फंक्शन में जो मैंने लिखा है ये आपके पास आ जाएगा y = 1/x+2, ये आ जाएगा 1, x की जगह आ जाएगा -2 + 2, -2 + 2 0, यानी 1/0 आपके पास अनडिफाइंड है। तो देखें आपके पास जब x की वैल्यू -2 होगी तो y आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी जो आपके पास यहाँ पे मैंने फंक्शन x+2 लिखा था तो बेसिकली ये इसीलिए लिखा है, तो ये जो +2 है ये आपके पास -2 बनेगा, और -2 पे जो आपके पास ग्राफ में y आ रहा है वो आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये तो आपके पास आ गया है फंक्शन। अब हम इसका नेक्स्ट कंसेप्ट ये आ गया कि अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है।
अब अगर आप डोमेन को देखें तो डोमेन में अगर हम यहाँ से रीड आउट करते हैं तो x में हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिर्फ -2 नहीं पुट कर सकते। अगर हम इस तरफ से जाएं, यानी सिर्फ ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी होता है, तो अगर मैं यहाँ से रीड आउट करता जाऊँगा तो मैं -2 पुट नहीं कर सकता। तो आपके पास जो डोमेन आएगा वो आपके पास यूँ आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -2। ये जो आपके पास सिंबल होते हैं ये वाले, ये आपके पास होते हैं क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपके पास नॉट इंक्लूडेड हैं, यानी ये वैल्यू आपके पास इंक्लूडेड नहीं होगी। और यहाँ से अगर आप दोबारा से देखेंगे तो -2 से इन्फिनिटी तक बाकी सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास ये जो -2 है ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट नहीं कर सकते। और इसी तरीके कार से अगर आप रेंज देखें, यानी आपके पास जो आउटपुट आएगी हमारे पास रेंज आपके पास क्या है, यानी सिर्फ आपके पास 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी आउटपुट कुछ भी आ सकती है 0 के अलावा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और फिर दोबारा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आउटपुट में हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है सिवाय 0 के, यानी 0 पे जब आपके पास 0 आएगा तो आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये आपके पास -2 जो है, यहाँ पे ये जो रेड लाइन मैंने डिफाइन की है ये आपके पास एक अनडिफाइंड है। तो यहाँ से मैंने ये x+2 लिखा और ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। और साथ अब आपके पास जब हम इसकी डोमेन लिख रहे हैं तो डोमेन से मुराद ये है कि इस माइनस इन्फिनिटी में x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, स्वाय -2 नहीं पुट कर सकता। तो याद आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 तक कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ये नॉट इंक्लूडेड वैल्यू है। और -2 से इन्फिनिटी तक आगे मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ इनपुट के तौर पर। और इसी तरीक़ेकार से रेंज भी आपके पास यही तरीक़ाकार हो जाएगा कि मैं रेंज में कोई भी हमारे पास आंसर आ सकता है सिवाय 0 के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं ग्राफ की एक इक्वेशन को डिस्कस करता हूँ। वो आपके पास होता है y = mx + c। c बेसिकली क्या होता है, आपके पास वो वैल्यू जहाँ पे ग्राफ y पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने ये थोड़ा सा क्लियर करके बनाया कि ये जो ग्राफ आपके पास है y में जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपके पास 7 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके पास जो c की वैल्यू है वो आपके पास 7 है। और m जो होता है वो आपके पास स्लोप ऑफ लाइन होती है, स्लोप ऑफ लाइन, और इसका फार्मूला आपके पास ये होता है y/x। तो अगर आप गौर से देखें y पे ये इंटरसेक्ट कर रही थी 7 पे, और x पे इंटरसेक्ट कर रही है -3 पे। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी m की, m आपके पास आ जाएगा -7/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी फंक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा y = m, m से मुराद आ जाएगा -7/3 x, और c आपके पास आ जाएगा 7। यानी जो आपके पास फंक्शन आ चुका है उसकी जो इक्वेशन बन रही है वो आपके पास आ जाएगा y = -7/3 x + 7। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डोमेन। अब डोमेन में यानी आप x में कोई भी वैल्यू इसमें पुट करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे +3 पुट करता हूँ तो यहाँ +3 के मुकाबले में कोई वैल्यू होगी। 100 पुट करता हूँ तो यहाँ 100 के मुकाबले में जब इस लाइन को मैं आगे लेके जाऊँगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो डोमेन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -इन्फिनिटी x इन्फिनिटी। यानी जो इस फंक्शन की डोमेन है, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में हम कोई भी वैल्यू इनपुट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसी तरीके कार से अगर हम इसकी रेंज फाइंड आउट करना चाहें, रेंज ऑफ फंक्शन, तो y में भी आप x में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y का कोई भी आंसर आ सकता है। तो ये आपके पास आ जाएगा -इन्फिनिटी y इन्फिनिटी। तो फंक्शन आपके पास है, डोमेन है और उसकी रेंज है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5, इसको हम कहते हैं ये आपके पास स्केयर फंक्शन है। तो थोड़ा सा मैं इसको ड्रा भी कर देता हूँ। ये आ जाएगा y = x का स्केयर। अब ये कैसे स्केयर फंक्शन होता है, क्योंकि स्केयर फंक्शन का ग्राफ आपके पास एक कर्व की तरह होता है। अब इसमें कुछ वैल्यू को लेट भी कर लेते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को लेट कर लेता हूँ -2, -1, 0, 1 और 2, तो यहाँ पे अब -2 का स्केयर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 का स्केयर करेंगे 1,
0 1 और फिर ये आ जाएगा 4। तो अगर मैं इसको यहीं पे ड्रा कर देता हूँ तो ये आपके पास 1 2 1 और 2 आ जाएगा, 2 और 4, फिर ये आ जाएगा 2 और 4, 2 4 2 और 4। तो अगर आप इसकी शेप थोड़ा सा हम यहीं पे आइडेंटिफाई करते हैं, x की वैल्यू -2 पे +4, तो ये आ जाएगा -1 पे +1, ये यहाँ पे आ जाएगा, 0 पे 0, फिर ये 1 और फिर ये 4। तो अब आप ये देखेंगे तो इसकी कुछ शेप इस तरीक़ेकार से बन रही है ये। तो ये आपके पास एक स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होता है इसकी डोमेन। अब डोमेन आपके पास सेट ऑफ इनपुट x की कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें इनपुट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। तो ये आप देख सकते हैं -∞ से +∞, यानी ये क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा रेंज। और रेंज आप देख सकते हैं कि जो आपके पास आउटपुट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी इसकी आउटपुट 0 आ रही है लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, यानी इसमें जो आपके पास 0 है वो भी इंक्लूड हो रहा है। और अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो फिर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ये आपके पास तरीक़ाकार ये होता है कि ये वाली ब्रैकेट हो तो ये वैल्यू आपके पास इंक्लूड होती है, और अगर आपके पास ये ब्रैकेट हो तो आपके पास ये वैल्यू नॉट इंक्लूड होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 6, इस पार्ट नंबर 6 को हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, या इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। और इस फंक्शन की कंसेप्ट ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी जिसकी आउटपुट आएगी वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी भी नेगेटिव नंबर आपके पास आउटपुट में नहीं आएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को लिखेंगे तो ये आपके पास फंक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा y=x मॉड, यानी अगर हम इसमें x की वैल्यू इनपुट नेगेटिव करते भी हैं तो ये हमेशा y में इसका आंसर पॉजिटिव देगा। इसका भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट दे देते हैं कि अगर मैं इसकी छोटी सी वैल्यू को लेट कर लेता हूँ, ये आपके पास x है, ये y है, -2 प्लस -1 0 1 और 2। जब मैं इस -2 को इस फंक्शन में पुट करता भी हूँ तो ये उसका आंसर +2 देगा। -1 है तो +1 0 1 और 2। तो अगर मैं इस फंक्शन को ड्रा करता हूँ तो ये आपके पास छोटा सा फंक्शन, इसको हम ड्रा कर लेते हैं, -1 और -2, ये आ जाएगा, सॉरी सिर्फ प्लस होता है, ये आ जाएगा -1 और -2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 पे +2, पहली वैल्यू यहाँ पे, -1 पे +1 यहाँ पे, फिर ये 0, फिर ये 1 और फिर ये 1, यानी ये इस तरीक़ाकार से इसके विंग्स हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे, कभी भी इसकी जो आउटपुट आएगी वो y में नेगेटिव में नहीं आएगी। तो अब आपके पास ये फंक्शन आ गया। अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन आपके पास होती है इनपुट, और इनपुट में हम किसी भी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना चाहें तो वह वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, यानी अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ कि -∞ से +∞ तक है। तो ये तो आपके पास आ गई है डोमेन। अब आप इसकी रेंज लिखें तो रेंज आपके पास ये देख सकते हैं कि इसकी रेंज 0 तो आ सकती है लेकिन 0 से कम नहीं आ सकती। इसका मतलब ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इन्फिनिटी। और अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 0, यानी ये वाला जो इंटरवल होता है ये आपके पास इंक्लूड होता है 0 से इन्फिनिटी। तो ये आपके पास आ जाएगी रेंज। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। और एक छोटा सा मैसेज पोइट्री की फॉर्म में, यार कहते मुझे ना थकता था,
इसलिए मैं गुलाम था उसका, एक मुद्दत के बाद राज खुला, यार तकिया कलाम था उसका। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन की जनरल इक्वेशन है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए मॉड एक्स माइनस एच प्लस के। इसमें सबसे पहले अगर हम इस ए की बात करें तो अगर आपके पास ये ए ज़ीरो से बड़ा होगा तो ये ओपन अपवर्ड बनेगा, और अगर ए की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी तो ये ओपन डाउनवर्ड बनेगा। एच रिप्रेजेंट हॉरिजेंटल शिफ्ट, हॉरिजेंटल शिफ्ट से ये मुराद है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और के रिप्रेजेंट वर्टिकल शिफ्ट के जो वाई पे जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। इसको थोड़ा सा हम इक्वेशन के साथ जब एक सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में ये ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस 0। अगर हम इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास जो h की वैल्यू है, h आपके पास 3 है, और आपके पास जो k है वो आपके पास 0 है। तो यानी ये जो ग्राफ बनाएगा ये आपके पास एक्स एक्सिस पे 3,0 यानी जो इसका वर्टेक्स बनेगा, अगर मैं इसको यहाँ भी रिप्रेजेंट कर दूँ तो वो आपके पास आ जाएगा 3,0, यानी जो ग्राफ बनेगा उसका जो वर्टेक्स होगा वो आपके पास होगा 3,0। तो अब हम इसके कुछ और ऑर्डर्ड पेयर्स को भी लेट करते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू और भी है कि आपके पास जो ए की वैल्यू है वो 2 है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो अगर हम इसमें यहाँ से कुछ पेयर्स ले लेते हैं, लेट द ऑर्डर्ड पेयर, आपके पास जो h होता है वो आपके पास x को रिप्रेजेंट कर रहा है और k आपके पास y को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मैं x और y करता हूँ और अगर मैं ये कह देता हूँ कि आपके पास जो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, ये आपके पास वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ वैल्यू इससे हम बड़ी लेट कर लेते हैं और कुछ छोटी वैल्यू लेट कर लेते हैं। 3 है तो 4 5 6, और यहाँ से 3 वैल्यू छोटी लेट कर लेते हैं, यहाँ जाएगा 2 1 और 0। अब होगा क्या, इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि जो मॉड होता है इसमें अगर आपके पास नेगेटिव आंसर भी अगर हम पुट करेंगे तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, 0 माइनस 3 3, और मॉड में जो, बल्कि मैं इसको यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ कि 2 मॉड में आ जाएगा 0 माइनस 3, तो ये आपके पास 2 माइनस 3 आ जाएगा। और मॉड का फंक्शन ये होता है कि वो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा, तो ये माइनस 3 के जो प्लस 3 बनाएगा तो 3 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 6। पहला आंसर आपके पास आ गया है 6। फिर दोबारा से अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 जब यहाँ पे आ जाएगा 2 तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 6 4 2 0। दोबारा से जब मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा, तो जब मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो ये 4 में से 3 निकालेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा +1, और 2 1 जार 2, तो यहाँ पे फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 2। 5 पुट करूँगा, 5 में से 3 निकालेंगे 2, तो ये आ जाएगा 0 2 4 और 6। इस तरीक़ेकार से ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसको अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू देखें तो हमारे पास x में सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं और y में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, तो हम इसको इस तरीक़ेकार से बना लेते हैं। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीक़ेकार से अगर हम y में भी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो भी आपके पास 6 ही हैं, तो इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसको ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट है वो आपके पास x में 0 है और y में 6, यानी x में 0 है y में 6 है, ये पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 पर 4, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 पे 2 आ जाएगा,
और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 पे 0। तो हमने पहले कहा था कि ये जो एच कामा के होता है ये आपके पास वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास समझ लें एच कामा जो के है ये आपके पास वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एच आपके पास हॉरिजेंटल शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई के आपके पास वर्टिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास 4 में वैल्यू फिर 2 आ जाएगी, फिर आपके पास 5 में फिर 4 आ जाएगी और फिर 6 पे 6 आ जाएगा। तो बस ये इसी का कार से आगे ले जाएं इसको और यहाँ से ये, तो ये आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी इस ग्राफ की वो इस कार से होगी। तो आपके पास ये जो एच और के होता है ये आपके पास इस वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफ की जो शेप होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, यानी उसका जो विंग है वो लेफ़्ट साइड कहाँ मूव करेगा और वो राइट साइड कहाँ पे मूव करेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 वही तरीका कार y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 प्लस 3। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ अपवर्ड होगा और h आपके पास आ जाएगा 3 और k भी आपके पास आ गया 3, यानी जो इसका वर्टेक्स बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 3, 3। तो इसी तरीक़ाकार से हम इसके कुछ पॉइंट्स और लेट कर लेते हैं। लेट द ऑर्डर्ड पेयर, तो x और y आपके पास जो वर्टेक्स होता है वो h कामा k है, तो h पे आपके पास 3 है और y पे अभी आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू इसकी और लेट कर लेते हैं 4, 5, 6 और इसी तरीक़ाकार से इसकी वैल्यू इस तरफ भी लेट कर लेते हैं 2, 1 और फिर ये आ जाएगा 0। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक दो वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 4, x की जगह आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4, 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 आ जाएगा और मॉड में माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो 4 3 आर 12, 12 प्लस 3 15। आपके पास जो पहला आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 15। और दोबारा से अगर मैं इस 0 की जगह यहाँ पे 1 लेट कर लेता हूँ तो 1 में से 3 निकालेंगे -2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 2 8, 8 प्लस 3 11। तो 15 में से 4 निकालेंगे 11, 11 में से 4 निकालेंगे 7, 7 में 4 निकालेंगे 3। अब प्लस टाइम ये दोबारा से शेप ऊपर तरफ मूव हो जाती है, इसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1, तो 4 1 4, 4 प्लस 3 7। अब ये फिर अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा, 7 प्लस 4 11 और 11 प्लस 4 15। इस तरीक़ाकार से ये इसके कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास x की भी सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं और y की भी सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो हम इसको पॉजिटिव वे में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और अगर आप ग्राफ में y की वैल्यू देखें तो वो 15 है। अगर हम इसको 2 का कम्बिनेशन लेके चलते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16, बस इतनी वैल्यू काफ़ी है हमारे लिए। तो अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 0 पे 15, ये 0 है। 14 और 16 के दरमियान वाली जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास 15 आ जाएगी, यानी पहली वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही है। सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 पे 11, यानी 10 और 12 के दरमियान वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 आ जाएगी। 2 पे आपके पास आ जाएगा 6 और 8 के दरमियान में आपके पास 7 है, ये 7 है। और 3 पे 3, ये 3 है और यहाँ पे आपके पास 3 है। तो ये आपका पास वर्टेक्स था, यानी यहाँ पे आपके पास हम ये कह सकते हैं ये h कामा k को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 4 पे दोबारा से ये अपवर्ड मूव होना शुरू हो जाएगा और फिर 5 पे आपके पास फिर 11 आ जाएगा
और 6 पे आपके पास फिर से 15 आ जाएगा और इसकी कुछ शेप इस तरीक़ाकार से बनेगी, ये इस तरीक़ाकार से आगे जाएगा ये। तो थोड़ा सा मेरी ये मूव हो चुका है ये। तो आपके पास जो वर्टेक्स था वो आपके पास 3, 3 था और इस तरीक़ाकार से ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। 3 पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो इसमें वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स की जगह इसमें टी आ गया, तो कंसेप्ट सेम ही है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह अब हम इसमें एफ ऑफ टी लिख लेंगे। और अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बनाऊंगा तो आपके पास यहाँ पे एक्स या टी कोई भी वेरिएबल है तो वो आपके पास अकेला है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये 3 भी साथ लिखा हुआ है, तो मुझे सबसे पहले इस 3 को बाहर करना पड़ेगा, यानी इस टी को मैंने अकेला करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इस 3 को बाहर लेके जा रहा हूँ तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा टी प्लस 7। अब देखें यहाँ पे ये मैं 3 इसके साथ नहीं था, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाय 3 कॉमन चला गया और यहाँ पे ये आ जाएगा 7/3 माइनस 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 3 होती है, तो ये आ जाएगा 5 × 3 टी प्लस 7/3 माइनस 2। अब एक काम और भी देख सकते हैं, आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे इक्वेशन आपके पास माइनस है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यूँ रिप्रेजेंट कर लूँ, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस इंटू माइनस, तो तब जाके ये वैल्यू आपके पास माइनस माइनस प्लस होके ऊपर वाली फॉर्मेट में बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये आ जाएगा 5 3 15, ये आपके पास आ जाएगा t माइनस -7/3 माइनस 2। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 0 है, तो ओपन अपवर्ड बनेगा। h आपके पास आ जाएगा -7/3 और k आपके पास आ जाएगा -2। तो यानी इस दफ़ा जो वर्टेक्स बनेगा वो आपके पास बनना चाहिए -7/3 और साथ आपके पास आ जाएगा -2, ये आपके पास इसका वर्टेक्स होना चाहिए। तो अब हम इसकी कुछ वैल्यूज़ को मैं -7/3 को अगर पॉइंट्स में लिख लूँ तो थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा। 7/3, तो ये आपके पास -2.33 आ जाएगा। अगर मैं इसको पॉइंट में लिख लूँ तो ये आपके पास है -0.233। अब मैं इसकी कुछ वैल्यू को लेट कर लेता हूँ कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका वर्टेक्स लिख देते हैं। तो वर्टेक्स आपके पास ये आ रहा था -2.33 और ये आपके पास आ जाएगा -2। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू इंक्रीज़ भी कर लेते हैं और कुछ वैल्यू हम इसकी डिक्रीज़ भी कर लेते हैं। कुछ वैल्यू लिख लेते हैं -2 और -1 कर लें, और अगर हम इससे और छोटी वैल्यू लिखें, ये बड़ी वैल्यू हैं तो -2 है, इस तरफ हम लिख लेते हैं -3 और -4। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 टी की जगह, यानी आपके पास ये x है या t लिख लें, ये कोई कंसेप्ट इसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा, इसको आप बेशक यहाँ पे t लिख लें। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ -4, ये आ जाएगा -4 माइनस इंटू -7/3 -2। तो ये मॉड है। सबसे पहले ये आ जाएगा 15 -4 + 7/3 -2। तो थोड़ा सा इसको ये आ जाएगा 15 4 3 -12 + 7 / 3 -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 15, 12 में से 7 निकालेंगे -5/3, तो ये मॉड उसको +5/3 बना देगा, 5/3 -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 5 15, 5 5 25, 25 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक दफ़ा 7/3।
यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, 7 में से 5 ही हो जाएगा, 3 5 5 5 ज़ार 25, 25 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23। तो यानी आपके पास जब वैल्यू हमने पुट की -4 तो आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी 23। नेक्स्ट इसी तरीक़ाकार से हमने -3 पुट करना है, बस यहाँ पे फिर डिफरेंस आएगा। जब यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 ज़ार -9, -9 में यानी -2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा +2/3। तो 3 5 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 10 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ये कंसेप्ट होगा। अब हमने जहाँ पे पहले हमने -3 पुट किया था वहाँ पे अगर हम -2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे -2, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो 7 में से 6 निकालेंगे ये 1 आ जाएगा, 1/3, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, 3 1 ज़ार 3, 7 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 4 ज़ार 20, 20 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। तो अब चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। देख सकते हैं कि आपके पास जो y की वैल्यू है बहुत बड़ी आ रही है। थोड़ा सा हमें इसके लिए ग्राफ थोड़ा सा, और x की जितनी भी वैल्यू हैं, x यहाँ पे t को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो t की जितनी भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव हैं, तो अगर हम इसको इसी तरीक़ाकार से बनाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, इसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 और ये -3 और ये -4। आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 23 आ रही है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 4 8 16 12, 4 8 12 16 20 24 और 28, तो ये आपके पास वैल्यू 4 के रिप्रेजेंट से हमने कर ली, यानी कि 4 8 12 16 20 24 और 28। तो सबसे पहले वैल्यू अगर आप देखें तो -4 पे हमारे पास थी, यानी 24 से थोड़ा सा नीचे कर देंगे ये 23 आ जाएगी। -3, अब -3 पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो आपके पास 8 थी, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा -2 पॉइंट, यानी कि अगर हमने यहाँ पे देखें तो ये -2.5 यहाँ पे यानी कि 2 है और ये 3 है, तो दरमियान में यहाँ पे आपके पास है -2.5, तो ये 2.33 है, यानी ये थोड़ी वैल्यू और लेस है। और -2.33 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे अगर देखें तो ये 4 है, तो 2 बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे कहीं वैल्यू लेट कर रही है यहाँ पे, यानी कि ये जो पॉइंट आपके पास बन रहा है ये आपके पास है -2.33 और यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक वैल्यू जो है -2.33 है और वैल्यू -2 है, तो थोड़ा सा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर नहीं बल्कि थोड़ी सी नीचे आएगी, यानी कि वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो नेगेटिव -2 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से इसको नीचे लेके आता हूँ, ये -4 है, तो ये यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनेगी यहाँ पर, यानी ये वैल्यू आपके पास आ रही है -2.33 और साथ आ जाएगी -2, ये यहाँ पर आ रही है। फिर आपके पास अब आ जाएगी -2 पे 3, ये यहाँ पे यूँ आ जाएगी, और फिर आपके पास -1 पे आ जाएगी 18। तो ये कहीं ना आपके पास थोड़ा सा ग्राफ को ये जो है पॉइंट कुछ यहाँ पे ड्रा होंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट्स का गड़बड़ इसलिए हो रही है कि मैंने एग्जैक्ट स्केल से मेजर इसको नहीं किया हुआ। तो अब अगर आप इसको आगे की तरफ जाने देंगे तो ये इस तरीके का से ये ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। 4, तो सबसे पहले अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये आ जाएगा y = f(x)
तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो x को अकेला करना होगा, तो इसका मतलब ये यूँ आ जाएगा 2। अगर मैं इस 4 मॉड को बाहर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 ओवर 4 प्लस 1। 4 मॉड प्लस में हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। फिर इसको इस फॉर्मेट में देखें तो यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम माइनस बनाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 3/4 प्लस 1। तो बस अब इस फॉर्मेट को उसके साथ रिप्रेजेंट करें, तो अगर हम उसके साथ देखेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 0, ओपन अपवर्ड हो जाएगा, h इज इक्वल टू -3/4 और k आपके पास आ जाएगा 1। तो बस अब यहाँ से आपके पास जो वर्टेक्स बनेगा वो बन जाएगा -3/4 और 1, ये आपके पास इसका वर्टेक्स बन जाएगा। तो बस अब इसके कुछ और पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट सम ऑर्डर्ड पेयर x और y, तो आपके पास ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4, इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75 माइनस 0.75 पे ये आ जाएगा 1 और ये माइनस है। इसके बाद अब हम इसमें कुछ वैल्यू बड़ी लिख लेते हैं और कुछ छोटी। ये -0.75 तकरीबन -1 के करीब है। फिर एक वैल्यू लिख लेते हैं -2 और एक लिख लेते हैं -3। इसी तरीक़ेकार से यहाँ पे ये 0 लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं 1 और एक लिख लेते हैं 2। तो बस इन वैल्यू को अब हम ग्राफ में पुट करते हैं, एक दो वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको 8 x की जगह आपके पास आ जाएगा -3, फिर ये आ जाएगा माइनस इंटू -3/4 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 -3 माइनस माइनस प्लस 3/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा -4 3 ज़ार 12 प्लस 3/4 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। 12 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -9/4 प्लस 1। तो माड हटाएंगे, आ जाएगा 8 इंटू -9/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8। तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, 9 2 ज़ार 18, 18 प्लस 1, तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 19। दोबारा हम इस जगह जब 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 8 में से 3 निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -5, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा +5, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 10 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो अगर हम यहाँ पे इस जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 8 3/4 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं 1, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1 प्लस 3/4 प्लस 1 आ जाएगा। 8 4 1 ज़ार 4, 4 प्लस 3 7/4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7/4 प्लस 1, ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 7 2 ज़ार 14 प्लस 1, ये आ जाएगा 15। यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 3 11/4, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 11 2 ज़ार 22 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 23। तो अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। ग्राफ की वैल्यू देखें तो ये आपके पास -3 से +2, तो यहाँ पे से स्टार्ट कर लेते हैं और y में सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 और 3। तो ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 19, तो इसको हम 4 का पेयर ले लेते हैं, 4 8 12
16 और 20। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो जाएगा। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 और -3 4 8 12 16 और ये आ जाएगा 20। वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 पर 19। तो ये 20 से थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, ये आपके पास 19 आ जाएगा। -2 पर 11, तो ये 12 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 पे 0.75, यानी ये -0.75 जो होगा, यानी ये 1 से थोड़ा सा 0.75 का मतलब ये हो जाएगा कि ये यहाँ पे कहीं बनेगा और ये 1 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर अगर आप देखें 0 पर 7, तो ये कोई यहाँ पे बनेगा। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 पे 15, ये कोई यहाँ पे बनेगा। 2 पे आपके पास आ जाएगा 23, थोड़ा सा ये ऊपर बन जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे यूँ। और अगर मैं इस वर्टेक्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा -0.75 इंटू 1 और ये आपके पास ये पॉइंट है वर्टेक्स। तो अगर हम इसको यूँ ड्रा करेंगे तो ये कुछ यूँ शेप बनेगी, यूँ। तो इस तरीक़ेकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए पोइट्री की फॉर्म में। किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़शों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबास्तों को, हमारी सारी हमाकतों को वो देखता है मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।